हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तरह साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम्स की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया जाता है, नए नए वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है और जो सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ज्वाइन करके, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है, वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन वहाँ पर भेज जाते हैं। फेसबुक का पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नीचे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम है अभी, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड्स, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपको उनमें से एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए और एक एक पॉइंट हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप यहाँ पर सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर जो एग्जाम है वो दोनों मतलब कि लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आएंगे। इस साइड हिंदी लिखी होगी और इस साइड इंग्लिश लिखी होगी। तो आप लोग इसलिए मतलब टेंशन मत लीजिए, आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं। क्योंकि आपका ऐसा ना हो कि यार इंग्लिश वालों को तो 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे और हिंदी वाले पढ़े ही ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अगर आप लोग एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए शुरू करते हैं। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ऐसा कौन सा इंडियन जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था? तो इसमें जो राइट आंसर वो है डॉक्टर सीवी रमन। उनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था देख लीजिए। डॉक्टर सीवी रमन इज ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। 1930 में उन्हें मिला था। He was awarded for the discovery that when light transfers a transparent material, some of the light that is deflected changes in wavelength. This phenomenon is now called Raman scattering and is the result of Raman effect. तो अगर आपसे रमन इफेक्ट के बारे में पूछा जाए, रमन स्कैटरिंग के बारे में पूछा जाए, तो ये दोनों जो फिनोमिनन है ये लाइट से डील करते हैं, लाइट की वेवलेंथ से डील करते हैं। और एक इन्होंने दिए डॉक्टर सीवी रमन ने दिए, जिन्होंने नोबेल फिजिक्स के अंदर प्राप्त किया था। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें अच्छे से बता दी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, Who was the first Chief Election Commissioner of India? राइट आंसर है डी, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन 1899 से 1961 तक रहे। was an Indian civil servant who was the first Chief Election Commissioner of India, serving from 21st March 1950 to 19 of December 1958। तो आपको ये नाम याद रखना है और 1950 से लेकर 1958 तक इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, हिंदी वालों के लिए भी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आपका जो है एग्जाम, अब अगर आप एचसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम देने पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कैशलेस आइलैंड ऑफ द कंट्री। तो ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कैशलेस आइलैंड है? वो है अकोदरा आइलैंड, गुजरात के अंदर। तो देख लीजिए, करंग इन मणिपुर हैज बिकम द फर्स्ट कैशलेस आइलैंड ऑफ द कंट्री एज अनाउंस्ड। तो सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर वो है करंग मणिपुर। ओके, सी इज द राइट आंसर। करंग इन मणिपुर हैज बिकम द फर्स्ट कैशलेस आइलैंड ऑफ द कंट्री एज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अकोदरा गुजरात इज द फर्स्ट डिजिटल विलेज ऑफ द कंट्री। तो मैं इसके साथ कंफ्यूज हो गया था। अकोदरा ये जो है विलेज है गुजरात के अंदर, जो कि फर्स्ट कैशलेस विलेज है। अगर आपसे विलेज पूछे तो याद रखिए अकोदरा गुजरात के अंदर है, और अगर पहला आइलैंड पूछे तो करंग मणिपुर के अंदर है। ये जो दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क की? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। और उत्तर प्रदेश टॉप्स द chart of milk production by producing 26.38 million tons of milk annually. This is followed by राजस्थान। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर और आंध्र प्रदेश पांचवें नंबर पर। तो आपको हैरानी होगी कि हरियाणा और पंजाब का नाम इनमें कहीं भी नहीं है। तो दूध प्रोडक्शन में हरियाणा पंजाब टॉप 5 कंट्रीज में नहीं है। तो आप पहली 5 जरूर याद रखिए, पहली 3 तो यार जरूर याद रखिए। नंबर 1 यूपी, सेकंड राजस्थान, थर्ड गुजरात। चलिए, हरियाणा जो है कौन से कमीशन के द्वारा, हरियाणा किस कमीशन के द्वारा बनाया गया था? तो नाम जरूर बताइए। द फर्स्ट फ्लोटिंग, नीचे कमेंट जरूर कीजिए, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। द फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल ऑफ इंडियन नेम्ड लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल है वो कौन सी स्टेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मणिपुर के अंदर। The first floating elementary school of India, named Loktak Elementary Floating School, has been inaugurated at Langol Sabi
लैकई ऑफ चंपू खांगपोक फ्लोटिंग विलेज ऑन लोकटक लेक इन मणिपुर। तो इसमें से दो चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, एक तो लोकटक लेक कहाँ पर है, वो मणिपुर के अंदर है, और दूसरी चीज ये है कि वहां पर एक लोकटक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल है, तो वो भी मणिपुर के अंदर है। मैच द फॉलोइंग में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। It was built under the initiative undertaken by all Loktak Lake Fishermen's Union with the support of an NGO People Resource Development Association। तो PRDA की फुल फॉर्म थोड़ी सी ध्यान में रखिए, पीपल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एसोसिएशन। आपसे अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर एचसीएस में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि पीआरडीए की फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टफनेस का कुछ पता नहीं है, वो इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है और टफ से टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब पीआरडीए न्यूज के अंदर रहा है तो वो एग्जामिनर मान के चलता है कि आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे, आपने न्यूज पढ़ी होगी, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआरडीए, पीपल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एसोसिएशन। लोकटक लेक लाइफलाइन ऑफ मणिपुर जिसको बोलते हैं, इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जरूर याद रखिए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय इन नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो दोनों को कौन अलग करता है, चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर है ए, श्रीलंका। तो देख सकते हैं आप लोग, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय इन नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। आप लोग मैप पे जाकर जरूर देखिए, दोनों चीजें आपको गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट मिल जाएंगी। द पाक स्ट्रेट इज ए स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। तो ये आप लोग जरूर मैप में जाकर देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट और श्रीलंका जरूर देखिए। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है, ये दो चीजें नीचे जरूर कमेंट कीजिए। इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद पाक बे इन द साउथ वेस्ट। द गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट शैलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप सी इन इंडियन ओशियन। It lies between the northern state tip of India and west coast of Sri Lanka in the Coromandel Coast region। तो ये Coromandel Coast region में पड़ता है। तो आप इसमें जरूर जाकर देखिए, जो मैंने आपको चार चीजें इसके अंदर बताई इस क्वेश्चन में, वो आप मैप में जरूर देखिए। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको उनकी पोजीशन पता चल जाएगी कि ईस्ट साइड है या ये वेस्ट साइड है या नॉर्थ में पड़ता है, ये तमिलनाडु से कितना दूर है, आंध्र प्रदेश से कितना दूर है, अरुणाचल प्रदेश से कितना दूर है। मतलब आप थोड़ा सा लगा पाएंगे, अनुमान हो जाएगा कि ये श्रीलंका कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है, और मतलब जो ये स्टेट की बात की जा रही है, पाक स्टेट की, गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जा रही है, ये कहाँ पर है। इससे आपका थोड़ा सा मतलब की रिविजन हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन दिल्ली इज आल्सो नोन एज बहाई टेम्पल। तो बहाई टेम्पल दिल्ली के अंदर कौन सा है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है लोटस टेम्पल, उसको लोटस टेम्पल भी कहते हैं। तो बहाई टेम्पल आ जाएगा। बहाई टेम्पल कहाँ पर है, दिल्ली में, तो हमें नहीं पता था, चलिए अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। बहाई टेम्पल इज फेमसली नोन एज लोटस टेम्पल ओइंग टू इट्स रिसेंबल टू लोटस फ्लावर। लोटस सिंबलाइज 4 रिलीजियस, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो लोटस टेम्पल है उसके अंदर जो लोटस सिंबल क्या क्या कौन कौन से धर्म को सिंबलाइज कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म। सेकंड ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम मतलब इस्लाम, सिखिज्म और बुद्धिज्म। थर्ड ऑप्शन हिंदू, बुद्धिज्म, सिखिज्म और इस्लाम। तो मतलब कुछ भी चार ऑप्शंस अलग अलग कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चार धर्म जो है वो बताते सिंबलाइज करता है, कौन कौन से चार रिलीजन है, हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म। एक बार नीचे कमेंट जरूर करिए, इससे आपको क्या है खुद अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आउट ऑफ 7 मेजर बहावी टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, द वन इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड लास्ट। तो ये सबसे लास्ट में बना था। द प्लेस इज सेरेने एंड इज ओपन फॉर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन बाय पीपल हु फॉलो एनी रिलीजन। तो वो चारों में से कोई भी रिलीजन फॉलो करता है, एंड इवन चारों छोड़ो फ्रेंड्स, आज के टाइम में वो कोई भी रिलीजन फॉलो करता है तो वहां पर जाकर प्रेयर कर सकता है। द 9 pools ऑफ वाटर अराउंड द पेटल इज ए साइट टू वॉच एट डस्क। तो 9 pools है वहां पर, ये जरूर याद रखिए, कई बार आ सकता है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा। तो ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कहते हैं सन टेम्पल कोणार्क को। ये कई बार रिपीट भी हुआ है, ब्लैक पगोडा कौन से टेम्पल को कहते हैं, सन टेम्पल कोणार्क। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, जरूर याद रखिए। कोणार्क सन टेम्पल इज 13th सेंचुरी टेम्पल ऑफ उड़ीसा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सन टेम्पल कोणार्क है, कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा वन। और अब टाइम पीरियड बताइए कि 13th सेंचुरी मैंने बता दी है, लेकिन अब बताइए कि एग्जैक्ट कब बना था ये, नरसिम्हा देवा ने कब बनवाया था। ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इट इज आल्सो नोन एज
ब्लैक पगोडा इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए। इट इज़ कंसिडर्ड एज आर्किटेक्चरल मार्वल फॉर विच ओडिशा बेस्ट नोन वर्ल्ड वाइड, तो उड़ीसा को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है इसकी आर्किटेक्चरल मार्वल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ येलो अरहर लेंटिल, तो कौन सी है देख लीजिए। ऑप्शंस इसमें 4 दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, महाराष्ट्र। येलो अरहर लेंटिल इज ग्रोन विद खरीफ क्रॉप and harvested with rabi crop. Yellow arhar, lentil arhar is also called tor. So according to Ministry of Agriculture in year 2013-14, top 3 producer of yellow arhar lentil producer was Maharashtra state, कर्नाटका स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट। और अभी के जो एनालिटिक्स नहीं आए, अभी के जो सेंसस नहीं आए हैं, अभी के सेंसस आएंगे तो बता देंगे, वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये किसके मतलब कौन से सेंसस के बारे में बात कर रहा है, 13-14 के बारे में बात कर रहा है या फिर 17-18 के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस में ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनर भी नहीं पूछता, क्योंकि अगर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन डाल देगा तो उसके आपको एक बार नंबर देने पड़ जाते हैं एग्जामिनर को एज इट इज, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन से बचते हैं। विच इज द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया, सबसे अमीर टेम्पल कौन सा है, तो वो है पद्मनाभा स्वामी ऑफ तिरुवनंतपुरम, तो याद रखिए पद्मनाभा स्वामी ऑफ तिरुवनंतपुरम इज द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। द टेम्पल हैज रेफरेंस इन एपिक्स एंड पुराणास, तो ये आप जरूर याद रख लीजिए। और अगर आपको पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर हम जो है आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे, आप लोग इसको खुद पढ़ सकते हैं जिसको इंटरेस्ट हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज टेम्पल बिल्ट बाय चोला किंग्स, तो चोला किंग्स ने कौन सा टेम्पल बनवाया, तो उन्होंने बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, तो ये याद रखिए। बृहदेश्वरा टेम्पल लोकली नोन एज थंजाई प्रया कोविल, तो लोकली उनका नाम है, इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, तो आपको पता होना चाहिए कि चोला किंग शिवा को मतलब मानते थे। इन थंजवर इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट इज आल्सो नोन एज राजा राजेश्वरा टेम्पल राजराजेश्वरा नेम्ड बृहदेश्वरा टेम्पल। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया एंड इज एग्जाम्पल ऑफ तमिलनाडु आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द चोला पीरियड, तो आपको इस मंदिर के नाम याद रखने, बृहदेश्वरा को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, राजा राजेश्वरा टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है इनको, तो याद रखिए। तंजौर जो है, तंजौर ये तमिलनाडु के अंदर है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपकी जीके क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है एंड जो उसके अलावा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से मैं कवर करवा रहा हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसी और को भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो दूसरों को भी फायदा मिलना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही तो आप इनको दूसरों तक जरूर पहुँचाएं। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम। तो द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज हीराकुंड डैम। इट इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन स्टेट ऑफ ओडिशा। अब इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम। चलिए आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, हीराकुंड डैम की लेंथ कितनी है आपको पता होनी चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करें। और दूसरा, ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये महानदी पर बना हुआ है। अब महानदी कहाँ पर बहती है, महानदी ओडिशा स्टेट में है, तो जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है वो लेंथेस्ट डैम था। अब है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो हाईएस्ट डैम कौन सा है, टेहरी डैम। अब टेहरी डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है और ये उत्तराखंड के अंदर है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। टेहरी डैम इज द 8th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है और 8th वर्ल्ड के अंदर 8th है, तो इसकी हाइट जरूर नीचे कमेंट कीजिए कि इसकी हाइट कितनी है। ये हाइट और लेंथ देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको कभी भी ये 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए आप ये भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया, हाइट और लेंथ नहीं देखी, तो आप फिर भूल जाएंगे, ये पक्की बात है। नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है एडिशनल, पढ़ लीजिए। द इडुक्की डैम इज द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्चरल डैम बिल्ट अक्रॉस द परियार रिवर इन केरला। परियार रिवर केरला में है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। इडुक्की डैम परियार नदी पे है, ये भी याद रख लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। लार्जेस्ट आर्क डैम इन एशिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या कीजिए, एक इडुक्की डैम लिखिए, सामने लिखिए परियार रिवर और आगे लिखिए केरला। नेक्स्ट है द ग्रांड एनिकट ऑफ कैलनई, लोकेटेड होली कावेरी रिवर इन तमिलनाडु, ओल्डेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। नोट करना है कर लीजिए, नहीं करना मत कीजिए। इंदिरा सागर डैम इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए।
is the largest reservoir in India, followed by other top big and large water reservoir. Next है Bhakra Nangal Dam, located in Bilaspur district, is the largest dam but not the highest dam. तो ये largest है but highest नहीं है, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये भाखड़ा नंगल डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पे बना हुआ? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यार ये तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? तो सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? जिनपिंग I-1 डैम। दिस इज a list of tallest dam in the world over 135 meter 443 feet in height. The tallest dam in the world is Jinping 1 dam, Arc dam in China. तो एज नाम से हमें पता चल रहा है कि जिनपिंग 1 डैम तो ये चाइना के अंदर है। बस इतना याद रखिए, रिवर का नाम याद रखना है तो आप देख लीजिए, और आपको बस इतना ही याद रख लीजिए बहुत है। और सेकंड जो है द टालेस्ट एम्बैंकमेंट डैम इन सेकंड टालेस्ट डैम इन वर्ल्ड इज नूरेक डैम। तो सेकंड के बारे में थोड़ा याद रखिए, ताजिकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट है मेट्टूर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मेट्टूर डैम कौन सी में है? वो है तमिलनाडु के अंदर। मेट्टूर डैम इज तमिलनाडु एट कावेरी रिवर, तो वो कावेरी रिवर पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक ए scarlet resinous secretion of the tiny insect referred to as lac insects which produces a gum-like secretion used in the production of various commodities such as gums, dyeing, fabrics, bangle making, wood polishing, etc. Which of the following state is the largest producer of LAC in India? तो वो है झारखंड। बस इतना याद रखिए कि LAC ये सभी प्रोडक्ट्स कहाँ पर है? झारखंड के अंदर बनते हैं। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ LAC इन इंडिया। LAC इंसेक्ट्स विच प्रोड्यूसेस ए गम लाइक सेक्रेशन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज सच एज गम, डाइंग फैब्रिक्स, बैंगल मेकिंग, वुड पॉलिशिंग एटसेट्रा। तो अब LAC देख लीजिएगा और ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो वो है उत्तर प्रदेश। टॉप पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आर उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आप याद रख लीजिए, फर्स्ट यूपी है, सेकंड गुजरात है, थर्ड असम है, फोर्थ मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर पंजाब आता है और 6वें नंबर पर बंगाल आता है। तो आप बस पहली 3 याद रख लीजिए और हो सके तो पहली 2 याद रखिए, बहुत है आपके लिए। फ्रेंड्स एक कोई स्कीम आई है टॉप, तो उसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि टॉप स्कीम क्या है, ये कौन सी स्कीम है, क्या मोदी जी ने इस टॉप से क्या मतलब कि ये टॉप का क्या मतलब है, कौन सी स्कीम है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। कर्नाटका प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ अराउंड 8200 metric tons of silk every year. Okay, and it is about 1/3 of the total silk production in India. तो ये 1/3 है पूरी इंडिया के सिल्क की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया दूसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है सिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। विच इज द लार्जेस्ट लेदर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट लेदर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इट अकाउंट्स 40% ऑफ कंट्रीज लेदर प्रोडक्शन। तो आप ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कई बार मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर याद रखिए, इज फेमस फॉर मिका क्रूड प्रोडक्शन। ये UPSC के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। USA टिम्बर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ी मतलब ये USA, सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड पे कनाडा। तो ये 3 है टॉप, आपको इतना याद रखने की जरूरत है, बाकी इतना नहीं पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज साल्ट वाटर लेक? तो वो है ताल चप्पर। Thal Chappar is a salt water lake as well as sanctuary located in Churu district of northwestern Rajasthan in the Shekhawati region of India. This lake is famous for black bucks and is also home for variety of birds. तो black bucks का home कौन सा है याद रख लीजिए, थाल चप्पर आ सकता है ऐसा। The sanctuary is 210 km from Jaipur on the border of Great Indian Desert and situated on the road from Ratnagar to
सुजानगढ़। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, और ये ब्लैक बक्स का घर भी है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया बाय सिटिंग कैपेसिटी, तो वो है साल्ट लेक स्टेडियम। Salt Lake Stadium is the largest standing stadium by seating capacity. Before its renovation in 2011, it was the second largest football stadium in the world, having a seating capacity of 1,20,000. जो कैंडिडेट्स इसमें बैठ सकते थे, लोग वहाँ पर बैठ सकते थे। अब नेक्स्ट है द टर्म ड्रिबलिंग इज रिलीज टू विच स्पोर्ट, तो ड्रिबलिंग टर्म है ये किस स्पोर्ट से है, तो राइट आंसर है बास्केटबॉल। In basketball, dribbling is the legal method of advancing the ball by oneself as opposed to passing it to another player or shooting for the basket. तो dribbling याद रख लीजिए। It consists of bouncing the ball on the floor continuously with one hand and while walking or running down the court. तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर dribbling के अंदर जो है बॉल दूसरे प्लेयर को पास नहीं करनी होती, बॉल को थ्रो भी नहीं, शूट भी नहीं करना होता, आप बॉल को मतलब जंप करवाते और दौड़ते जा रहे हैं अपने गोल की तरफ। Next, the proclamation of emergency by president under article 352 is based on the advice of, तो किसकी एडवाइस पे प्रोक्लेमेशन करता है, तो इसका जो राइट आंसर वो है रिटन नोट फ्रॉम द कैबिनेट। चलिए, ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था कि अगर एड एंड एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को तो वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देता है। बट अभी क्या है, रिटन नोट फ्रॉम द, तो ये आर्टिकल 352 के अंदर क्या लिखा गया है कि रिटन नोट होना चाहिए कैबिनेट से कि आप लोग अब इमरजेंसी लगा दीजिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर दीजिए। But the 44th Constitutional Amendment Act introduced a provision that the President's action of national emergency proclamation under Article 352 should be based on the written recommendation of the Cabinet. अब आर्टिकल 352 जो है जरूर याद रखिए, भूलना नहीं है, अगर चीज़ें भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि मैंने 90 से 120 वीडियोस के आसपास बना रखी, जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर से फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाएगा, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सभी लेक्चर्स मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी काफ़ी लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज अलग से शुरू की हुई है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया वो आप याद रख रहे हैं, तो आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। एग्जाम क्लियर करने के आप बहुत नज़दीक हैं। बट अगर आप पढ़ रहे हैं और आप कुछ नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, कुछ याद नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स फिर आपका पढ़ा हुआ और मेरा पढ़ाया हुआ वेस्ट है, फिर एग्जाम क्लियर होना मुश्किल है। चलिए मैं आपको बता सकता हूं, आपने याद करना है और नोट डाउन आपने करना है। 10 मेरा एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट बी इनफ फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी, तो सिर्फ एडवाइस काफी नहीं है, अब रिटर्न में चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, आर्टिकल 324। तो आप दो आर्टिकल जरूर याद रखिए, 324 और 352। मैं अभी आपको क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको क्या करवा दूंगा, सभी जो आर्टिकल है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी में से जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे कि हाँ सर ये इसमें से, मतलब मैं आपको ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवा देता हूँ कि उनमें से अगर एग्जाम में आएंगे तो 2-3 आर्टिकल उसी में से आ जाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं आएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटी के 50 आर्टिकल्स आपको अलग से याद करवा दूं, किसी तरीके से मतलब रट्टा ही लगवा दूं और वो आपको आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिए, वो आपको करवा दिए जाएंगे। और कोई हेल्प चाहिए फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो हेल्प प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो 25 मिनट से लंबी जा रही है। Under Article 324, the Indian Constitution deal with Election Commission. The Election Commission operates under the authority of Constitution. This and subsequently enacted Representation of People Act. The Commission has the power under Constitution to act in appropriate manner when the enacted laws make insufficient provision to deal with a given situation in the conduct of elections. तो फ्रेंड्स इसमें छोटी सी गड़बड़ क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। अब जब आप पूरी डेफिनेशन पढ़ने के लिए गए
तो आप भूल गए कि मैं क्या पढ़ रहा था और क्या मैंने पढ़ने की कोशिश किया। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 324 ये 3 वर्ड हैं, ये किससे डील करते हैं? इलेक्शन कमीशन से। बस आपको पता होना चाहिए कि 324 आया तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। बस इतनी चीज याद रखिए, आपका एग्जाम के अंदर जो है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और आप मतलब कि और जो भी हेल्प चाहते हैं मुझसे बता दीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सेकंड पार्ट आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्द अपलोड कर दूं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा और इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं जो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, इनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज मुझे बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।